મિત્રો, આજના એપિસોડમાં મારી વાતમાં જેમની વાત છે તે છે હેમા દમાની. હેમા પીછવાઈ આર્ટના કલાકાર છે. તાજેતરમાં જ પીછવાઈ આર્ટમાં અનંત છવિ નામે અમદાવાદની ગુફામાં તેમનું સોલો પ્રદર્શન યોજાયું. જે લોકોએ પણ તેને જોયું તેમણે તેમની કલાને ખૂબ બિરદાવી છે. હેમા ખૂબ સારા વાચક પણ છે અને અમે બંને બુક્સ એન્ડ બ્લિસ ક્લબમાં જોડાયેલા છીએ. આ રીતે તેઓ મારા મિત્ર પણ છે. હેમા, સ્વાગત છે આપનું મારી વાત પોડકાસ્ટમાં. खूब खूब आभार सोनल। मुझे बहुत खुशी है आज आपके साथ बैठ के बात करने में। मैं आपके पॉडकास्ट बहुत रेगुलर सुनती हूँ और मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो आज उनका एक पार्ट बनना मेरे लिए बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है। ओके, शुरुआत करते हैं हेमा आपकी यात्रा जानने से कि पीछवाई आर्ट में अनंत छवि अहमदाबादनी गुफाમાં सोलो एग्जीबिशन तक की आपकी यात्रा के बारे में। तो आर्ट मुझे शौक था और मैं उसको एक हॉबी की तरह पहले फॉलो करती थी, लेकिन फिर जब मैंने उसको पिछले 5-6 साल से रेगुलर करना शुरू किया तो मुझे उसमें काफी इंजॉयमेंट भी हुआ, मजा आया, और लेकिन साथ में लोगों ने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। मुझे कई ऑफर्स भी एक आध मिलते थे कि भाई आप हमारे लिए ये बना दें, वो करें। और मैंने एक और चीज जो करनी शुरू की वो थी कि मैं रेगुलर आर्ट गैलरीज में जाके लोगों का काम देखती थी, और उससे आप जब दूसरों का काम देखते हैं तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस लेवल तक काम हो रहा है। धीरे धीरे शौक बढ़ा और मेरे मन में इच्छा हुई कि एक दिन मुझे अपना सोलो एग्जीबिशन तो करना ही है। हिम्मत करके पहले कुछ कुछ ग्रुप शोज में पार्ट किया, जिसमें हम कई सारे आर्टिस्ट मिलके एक साथ शो में एग्जीबिशन में पार्ट लेते थे, और उसमें मेरी 2 या 3 पेंटिंग या 5-6 पेंटिंग्स हम रख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हिम्मत बढ़ी तो फिर हम सोचा कि एक जंप ले ही लेना है, और इसलिए मैंने ये सोलो एग्जीबिशन का इसमें शुरू किया। 1 साल पहले बुक किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो अहमदाबाद गुफा बहुत जल्दी से आपको स्लॉट मिलता नहीं है। अच्छा। तो बुक किया, पर मैंने कहा चलिए मुझे टाइम भी चाहिए था, क्योंकि आपको कम से कम 30-35 पेंटिंग्स लगानी होती हैं। हाँ। तो उतना काम आपका नया होना चाहिए। तो वो काम की फिर 1 साल मेरा टोटली मैंने पूरा उसके ऊपर ध्यान दिया। रेगुलर रोज बैठना 5 से 6 घंटा पेंटिंग करना, कम से कम 5 से 6 रोज। और फिर उसके अलावा भी जब दिन पास में आए तो दूसरी तैयारियां भी होती हैं आपकी, छोटी छोटी चीजें, गेस्ट्स को इनवाइट, ये वो, सब में मजा बहुत आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो ऑन द होल मैं कहूंगी बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही मेरी। और इस एग्जीबिशन में कला के प्रति आपकी सोच पिछवाई आर्ट में, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा, कैसा लग रहा है आपको वो सब देख के? बहुत खुशी हो रही है। एक जो थोड़ा सा डर होता है ना हमें, क्योंकि हमें जब हम दूसरों का काम देखते हैं कई बार हमें लगता है हमारा काम इतना अच्छा कि हम सोलो एग्जीबिशन कर सकें, एक सेल्फ डाउट हमेशा रहता है। हाँ। कि हमारा क्या इतना अच्छा है। लेकिन एक ये सोलो एग्जीबिशन करने से कई फायदे, एक तो खुद की हिम्मत बढ़ी, दूसरा अप्रिसिएशन मिला, तो वो भी एक पॉजिटिव आपको ग्रोथ के लिए प्रेरित करता है, और तीसरा कि कई सीनियर आर्टिस्ट से हमें छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली, जिन्होंने जो हमें उन्होंने एडवाइस दी कि आप इसको ऐसे करो, आप ये काम ज्यादा करो, आपका ये काम बहुत सुंदर है जो दूसरे कोई नहीं कर रहा है। तो इस तरह की एडवाइस जो मुझे कई सारे सीनियर आर्टिस्ट से मिली, वो मुझे लगता है कि वो मेरी भी आगे की आर्ट जर्नी को एक नई दिशा देने का काम करता है। कुछ आपको ऐसा याद आ रहा है, ऐसी सलाह किसी की या बात जो आपको एनलाइटन लगी? हाँ बिल्कुल। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि मेरे जो चीफ गेस्ट थे उनमें बहुत नामी और जो आर्ट कलेक्टर हैं अहमदाबाद के, और मैं कहूंगी शायद इंडिया के भी, अनिल रेलिया जी, उनसे मेरा बहुत क्लोज परिचय नहीं था, लेकिन उनको मैंने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, क्योंकि पिछवाई का उनको काफी नॉलेज है, तो उस हिसाब से।
तो वो आए और वहां पर हमने बात करते करते उन्होंने मेरी पेंटिंग्स देखी और फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि आप कितने साल से कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे अभी सीरियसली एज अ सीरियस कमर्शियल आर्टिस्ट काम करते हैं मुझे 3-1 साल हुए हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने देखा आपके सारे काम पे जो साल की डेट है वो 24-25, मतलब आपने पिछले 2-1 साल में ही आपने ये सब काम बनाए हैं। तो फिर उन्होंने जब वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने हंस के बोला कि आपने 3 साल में ये सोलो एग्जीबिशन किया है। एमएफ हुसैन जी भी जब से उन्होंने आर्ट का काम शुरू किया, उन्होंने 7 साल के बाद अपना पहला सोलो एग्जीबिशन किया था। तो मतलब एक हंसी भी आई और मतलब बड़े आर्टिस्ट से इतनी बात सुनना वो भी बहुत एक कमाल की बात है। सही बात है, सही बात है। आपने ये पिछवाई आर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा उस पे बात करो कि वो क्या है। जरूर जरूर। तो पिछवाई का जो वर्ड का जो मतलब है पिच वाई, यानी जो पीछे लगने वाला कपड़ा, यानी जब हम और ये मेनली पिछवाई जो है ये श्रीनाथ जी यानी जो कृष्ण भगवान के 7 वर्ष का बालक का स्वरूप है, जो श्रीनाथ जी में जो या नाथद्वारा में उनका मंदिर है वहां विराजते हैं। तो मेनली उन्हीं के लिए ये यूज की जाती है, क्योंकि जब मंदिरों में कोई भी जैसे रोज भी और उत्सव होते हैं खासकर जब, तो उसमें जो ठाकुर जी के मूर्ति के पीछे जो एक पेंटिंग लगाई जाती है जो उस उत्सव के बारे में बताती हैं। जैसे अगर गोपाष्टमी हुई तो पिछवाई में गाय होंगी और उस तरह से, तो इस तरह की पिछवाइयां बनती थी जो नेचुरल कपड़े के ऊपर नेचुरल कलर्स यानी जो मिनरल्स और प्लांट से सोर्स की जाती थी उन कलर्स को यूज करके बनाई जाती थी। और उसके बाद जब वो उत्सव पूरा होता था तब एक और पिछवाई बनती थी जिसमें जो बैकग्राउंड और साथ में श्रीनाथ जी, मतलब उसका एक रिकॉर्ड कि हमने ये उत्सव मनाया, इसमें श्रीनाथ जी भी थे और ये भी पूरा उसके जो डिपिक्शन था वो भी था। तो इस तरह से वो बनती थी और वो धीरे धीरे वो जब पॉपुलर हुई तो वो क्या है कि लोगों के घरों में जाने लगी, लोगों के मंदिरों में, और अब तो लोगों के घरों में ड्राइंग रूम्स वगैरह का भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो गई है। तो इसलिए जो पिछवाई का ग्रोथ हुआ है तो वो मंदिर से घरों तक पहुंच गई हैं अब। तो अब वो एकदम वो ट्रेडिशनल वाला नहीं रहा उसमें, क्योंकि सही बात है अब लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश करी, नेचुरल कलर्स से हटके कैनवस के ऊपर या इवन जो वाटर कलर्स और वो उनके ऊपर कई तरह से उनको जिस तरह से कर सकते हैं आर्ट वर्क कई रूप में उसको प्रस्तुत किया है। आप में ये कला कहाँ से आई, पिछवाई के बारे में समझ और वो कला कैसे आई? जैसे पेंटिंग आर्ट का शौक था कर थोड़ा बहुत पहले, मुझे जो ज्यादातर पसंद था शुरू शुरू में जब मैं शौकिया कर रही थी तो मुझे जो पसंद होता था वो पेंट करना शुरू किया। फिर हमारे घर में खुद ही श्रीनाथ जी की सेवा है। अच्छा। तो मेरी सास जो थी वो सेवा करती थी, फिर मेरे ससुर जी भी उसमें भाग लेते थे। तो मैं जब से शादी होके यहाँ आई तो हमारे घर में मैंने वही पूरा वातावरण देखा। उत्सव है तो ठाकुर जी के लिए भोग के लिए अलग से सब चीजें मिठाइयां वगैरह घर में बन रही हैं और तैयारी हो रही है, फूल की माला ये वो सब चीज मैंने खुद कई सालों तक मैंने मेरी सास के लिए उनके लिए फूल वो गुलाब की माला उनको धराने के लिए सब कुछ। अच्छा। तो वो देख देख के एक मन में एक भावना अलग ही आ जाती है। फिर मैंने एक आध बार कोशिश की, क्योंकि एक क्या बोले उसको अट्रैक्शन बोले या क्या था, इस भाव की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव था। तो मैंने एक आध सिंपल ट्राई करी, कुछ अच्छी बनी कुछ उतनी अच्छी नहीं बनी। फिर एक बार एक एलडी म्यूजियम जो है अहमदाबाद में, उनके यहाँ पर 2 दिन का उन्होंने वर्कशॉप रखा था जिसमें नाथद्वारा से आर्टिस्ट जो जनरेशनल काम करते हैं उन्होंने उनको बुलाया था। तो वो आए थे और उनके संग मैंने एक वहां पर ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल और वही नेचुरल कलर्स यूज करके पिछवाई बनाई। उसमें बहुत कुछ सीखा, छोटी छोटी बारीकियां सीखी कि कलर करते वक्त कैसे चीज का ध्यान रखना, किस तरह से करना, क्या चीज पहले बनानी क्या। तो फिर इंटरेस्ट बहुत बढ़ा।
फिर खुद करने की कोशिश करी, फिर लगा कि नहीं मुझे थोड़ा और सीखना चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पर एक टीचर हैं उनके पास भी जाके मैंने 5-6 महीने उनसे सीखा कि कैसे इनको मतलब वाटर कलर यूज करके कैसे बना सकते हैं, या कपड़े के ऊपर बनाना हो तो अलग अलग मीडियम पे और किस तरह से उसको सुंदर से और बनाया जा सकता है। सीखना मेरे ख्याल से कभी भी रुकता नहीं है। हाँ। तो फिर वो सीखने के बाद फिर अपने आप करना कोशिश करती गई। मतलब जब आप किसी चीज में आप जब करते जाते हैं तो एक मेडिटेशन जैसा भी हो जाता है शायद मेरे हिसाब से, और मेरे लिए तो वो वही था। हाँ, हाँ। उसमें उसी में आनंद ज्यादा आने लगा। तो और फिर जब मैंने सोलो का जब सोचा तो मैंने सोच लिया था कि मैं पहली सोलो का थीम मैं श्रीनाथ जी के ऊपर ही रखूंगी, तो उसमें जो रखूंगी सारी जो पेंटिंग होगी वो पिछवाई वाली ही रखूंगी। तो पिछले 2 साल से लिटरली मैं सिर्फ पिछवाई ही बना रही हूँ। अच्छा, और कितने सुंदर बनाए हैं आपने। जिन्होंने भी देखे होंगे उनको पता ही होगा कि एक एक के लिए जो आपकी सोच है वो आपकी साधना एक्चुअली दिखा रही है वो कला के लिए। तो वहां से ही मुझे जब मैं भी वो देख रही थी तो मेरे मन में भी वही आ रहा था कि ऐसे इच्छा हो या ऐसे थोड़ी बहुत सोच हो, पर फिर भी साधना किसी बात की उतनी आसान नहीं होती ना। उसमें बहुत सारी कुछ ना कुछ कठिनाइयां बाहर से ना हो, घर पे भी चली रहती होती है। और आप तो कितना कुछ एक साथ कर रहे हो, घर को देखना, अच्छे आप रीडर हो और कितने सारे ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हो। तो इन सब में इस साधना पे फोकस करना और अपने समय को मैनेज करना, वो आप कैसे करते हो? और क्या चीज है जो आप करते ही हो और क्या चीज है जिसको जाने देते हो? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक मतलब क्या है कि हम बोलते ही हैं कि जो चीज हमें काम पसंद होता है ना तो उसके लिए तो हम कहीं से भी टाइम निकाल ही लेते हैं, भले ही कैसे भी करके। तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अब हम एक तरह से एक उस एज पे हैं कि हम फ्री हैं, यानी हमें रोज का भी कि बच्चों का टिफिन बनाना, उनका होमवर्क, ये काम अब जो होते थे वो हमें नहीं है। अब हमें एक बेसिक घर को संभालना है, और ऐसा नहीं है कि हमको दिन के 4-5 घंटे या ऐसे कुछ देने हैं, एक अब हो जाता है। सो अब हम उसको दिन को हम कंपार्टमेंटलाइज कर सकती हूँ मैं, कि भाई हाँ ये टाइम है, इस टाइम पे मैं पेंटिंग के लिए दे सकती हूँ, और ये काम है तो इसके लिए मैं शाम को अपना टाइम निकाल सकती हूँ, बिकॉज अब फ्री हूं मैं। तो उसकी वजह से एक ये बहुत फर्क पड़ जाता है। दूसरा जो आपने पूछा कि क्या चीज छोड़ते हो, क्या जाने देते हो, तो अब ये चीज तो जैसे जब मैं जॉब भी कर रही थी, पढ़ा रही थी स्कूल में तो सुबह 7 से शाम के 3:30 बजे तक हम घर में होते नहीं थे। तब भी मैंने ये कुछ चीजें सोचा कि अनदेखा करना पड़ेगा, कि आपका घर जो है ठीक ठाक हो, लेकिन कुछ कभी कभी ऊपर नीचे जैसे 100% ना हो चलेगा। सबसे बड़ी बात कि कोई काम का टेंशन नहीं लेना, एक बार में एक एक काम आप सोच लो कि आज एक काम ये करना है, आज एक काम ये करना है, थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं तो सब हो जाता है। बस हाँ वही है, और कुछ तो वही वो परफेक्ट बने रहने की जो है ना, वो स्पेशली हम लोगों में ना, सब टाइम पे घर ऐसे ही होना चाहिए, इधर उधर, तो वो थोड़ा अपने में ही जाने देना पड़ता है। वो ये चीज मैंने अपने आप को सिखाई, अपने आप को फोर्स किया कि परफेक्ट नहीं होना है। क्योंकि जैसे आपने कहा वो बात सही है, हमारे ऊपर शायद हमेशा एक वो रहता है कि वी हैव टू बी परफेक्ट एट एवरीथिंग, घर, कुकिंग, और क्या बोलते हैं अपने बच्चों का सारा देखना, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए भी अपन को सब करना है, तो बच्चों का ये वो, और हम उस प्रेशर में हम कहीं अपने आप को भी खो देते हैं। सही बात है। तो ये चीजें ऑफ कोर्स लेट समझ में आई, लेकिन समझ में आई। तो अब मैं उन चीजों पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ कि जो मुझे करना है वो तो करना ही है, बाकी चीजों में मैं प्रायोरिटाइज कर देती हूँ कि हाँ ये पहले काम जरूरी है तो ये करेंगे, ये काम नहीं हुआ तो ये कल हो जाएगा। अच्छा, और रीडिंग के लिए टाइम कब निकालती है? क्योंकि आप बहुत पढ़ती हैं, वो मैं जानती हूँ। हाँ, पर जितना शायद मैं पढ़ती थी किसी टाइम पे उतना नहीं, लेकिन हाँ टाइम मेरा एक टाइम फिक्स है, सोने से पहले मेरा फोन वगैरह सब बंद, और कम से कम आधा घंटा कम से कम, जो कई बार
क्योंकि जब हम कुछ इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे होते हैं ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाता है वो वाली बात है। पर पढ़ने के लिए टाइम मेरा, और वो फेवरेट टाइम इसलिए भी है कि उस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको कि हाँ, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, सब काम खत्म करके आराम से हम बैठ के बिना डिस्टरबेंस पढ़ सकते हैं, तो हाँ। वो भी मेरा फेवरेट टाइम इसीलिए है। तो इस तरह से आप पढ़ती हैं, और दोस्तों से मिलना और वो भी आप करती हैं। और मैं देखती हूँ कि आप काफी बार बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के इवेंट में भी जाती हैं, उनको भी प्रोत्साहित करती हैं। तो वो भी एक बड़ी बात मुझे लगती है कि मतलब अपने लिए भी एक टाइम निकला ना हाँ। वैसा आपका। तो वो भी मुझे बहुत वो लगता है कि वो सभी चीजों के लिए टाइम वो करना। मैं एक समझती हूँ कि क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने घर में भी देखा है कि भाई मेरी बहन वो इतनी टैलेंटेड थी, वो घर के कामों में रह के उसने अपना वो छोड़ दिया, शौक छूट गया। मतलब हाँ, होता है, हम लेडीज के संग अक्सर ये होता है और ये इनफैक्ट यही होता है। तो मुझे अगर कहीं लगता है कि मैं अगर किसी अपनी फ्रेंड को या किसी को थोड़ा सा पुश कर सकूं कि भाई यू आर गुड एट दिस, तुम ये करो, तो मुझे खुशी होती है। और अगर वो करके उसकी भी कोई तारीफ हो मेरी फ्रेंड की या जान पहचान वाली की, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वो टाइम भी देखती हूँ। और फिर लोगों से मिलने से इसलिए भी पसंद है कि आप जब 4 अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, 4 अलग सोच से आप वाकिफ होते हैं, हमारी उसमें जो ग्रोथ होती है वो अकेले बैठ के हो ही नहीं सकती। हाँ, हमारा क्या बोलते हैं ना, माइंड जो होता है वो संकीर्ण नहीं रहता। फिर हाँ, आपका दिमाग खुलता है, आपको मालूम पड़ता है कि दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं जिसके बारे में हाँ, जानना जरूरी है। हाँ, वही सही सबसे बात है। तो जब आपने ये बोला कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो जानना भी जरूरी है, तो वहीं से मुझे ये बात वो हो रही है कि वो क्या आपको ये सोचने में भी हेल्प करता है कि मेरी पेंटिंग की डिजाइन कैसी बनेगी? क्योंकि हमने देखा कि जब आपके एग्जीबिशन में एक ही थीम में जिस तरह से आपने आइडियाज डाले थे, उसमें कलर हो गया, उसका जो बैकग्राउंड हो गया, वो मुझे लगता है ऐसे ही नहीं आया होगा। तो ये तभी भी मेरे मन में सवाल हुआ कि इतने क्रिएटिव आइडियाज कैसे आए ऐसा? तो क्या जनरेट किए? ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, पर हाँ एक्चुअली क्या होता है कि हम जैसे जब हम कोई चीज के बारे में हम थोड़ा सा उसके साथ रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो आप उसके बारे में आप जब सोचते हो करते हैं तो कुछ कुछ ख्याल आते हैं कि अगर ये ऐसा है तो ये है, लेकिन अगर ये ऐसा हो तो क्या है। तो जैसे मेरी एक पेंटिंग है जो लोगों को काफी पसंद आई कि इसमें मैंने एक वो कामधेनु गाय की आंख में मैंने श्रीनाथ जी का चेहरा बनाया, वो लोगों को बहुत पसंद आई। तो उसका जैसे ख्याल कैसे आया कि हम नॉर्मली जो पिछवाई हम देखते हैं तो उसमें जब श्रीनाथ जी के चारों तरफ जब गाय दिखाते हैं तो वो गाय श्रीनाथ जी को देख रही होती हैं, ऐसा। तो ऐसे ख्याल आया कि जब श्रीनाथ जी को देख रही है गाय तो उनकी आंखों में किसकी छवि होगी? तो उनकी आंखों में श्रीनाथ जी की छवि होगी। तो वो थॉट लेके मैंने जैसे वो बनाया। फिर श्रीनाथ जी का जो प्रागट्य है या जो भी है उस हिसाब से कई कहानियां हैं कि भाई उनका कैसे हुआ और कैसे ये पुष्टि मार्ग जो वल्लभाचार्य जी ने शुरू किया श्रीनाथ जी के संग, उसकी भी कई कहानियां हैं। तो जब आप वो पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ख्याल आता है कि इस चीज को मैं या इस कहानी को मैं कैसे कुछ डिपिक्ट कर सकूं। तो उससे अलग अलग आइडियाज, और एक बार आपके जब आइडियाज शुरू होते हैं तो क्या होता है कि कई बार आप जब थोड़े फ्री माइंड से बैठे हो तो कई बार आइडियाज ऐसे नए कुछ आ जाते हैं दिमाग में। हाँ, और उसमें काफी बार हम एक्सपेरिमेंट कर करके भी सीखते हैं ना कि ये कैसा लग रहा है, ये चला नहीं चला, वो सब वैसा भी आपके साथ होता ही होता है। मुझे आइडियाज ज्यादातर सब रात में आते हैं। अच्छा। सोने के जस्ट पहले वाली जो, तो मैं एक नोटबुक रख लेती हूँ साथ में, तो उसमें जैसे आइडिया आया तो डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितनी नींद आ रही है मैं या तो नोट कर लेती हूँ या एक रफ स्केच सा बना के छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद जब उसको लेके बैठती हूँ तो पहले तो मुझे समझना पड़ता है कि भाई ये आइडिया क्या मेरे जो माइंड में है वो पेपर पे या कैनवस पे आ सकता है, और आ सकता है तो कैसे आएगा,
वो माइंड में तो आ गया, पर कैसे उसको मैं कन्वे, और मैं ये कैसे उसके थ्रू कन्वे करूं जो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ हाँ तो वो एक, फिर उसको थोड़ा रफ में पहले बनाऊंगी, ड्रॉ करके कि कैसे हो रहा है, कैसे उसका कॉम्पोजिशन होगा, फिर लगता है कि हाँ ये कुछ हो सकता है, तो वो फाइनल उस पे जाता है। अच्छा, सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग ये सुन रहे हैं या जो लोग भी इसको सुनेंगे, वो किसी कला से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, पर अपनी आम जिंदगी में भी कैसे अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना, हमें जो पसंद है वो करने की कोशिश करना, और कैसे करना, जैसे आपने बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि परफेक्ट बनने की इच्छा को जाने देना। बिल्कुल, और हम लेडीज के लिए तो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सब, और ट्रायल और एरर से आगे बढ़ते रहने का, तो बिल्कुल। वो जो हिम्मत है, मुझे तो आपकी बात से वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग सभी का भी मित्रों धन्यवाद। મારી વાત પોડકાસ્ટને ખૂબ પ્રેમ આપવા બદલ। આવતા એપિસોડમાં ફરી મળીશ નવી વાત સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।